नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एसएसटी पेपर 2 जो है थ्योरी वीडियो देखेंगे, पूरा कंप्लीट एक वीडियो देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है एसएसटी पेपर का हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है, वो है टॉपिक नंबर 7 या फिर हम कह सकते हैं चैप्टर नंबर 7। एसएसटी का पूरा कंप्लीट सिलेबस हम लोग तैयार कर रहे हैं बाकायदा टॉपिक टू टॉपिक वाइज, जो हमें जो है सीबीएसई के द्वारा जो है सीटेट के द्वारा जो है सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए जाते हैं उसी के। तो आज का जो टॉपिक है वो है दिल्ली के सुल्तान, दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड क्वेश्चंस। आपको 2 से 3 क्वेश्चंस आपको इस जो है सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलते हैं एसएसटी के अंतर्गत। तो ये कंप्लीट वीडियो है। आप अगर कोई भी बुक पढ़ेंगे तो आपको पूरी बुक्स में इतने क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस कम से कम 3 से 4 बुक से तैयार किया गया। आप कोई भी घटना चक्र ले लीजिए, परीक्षावाड़ी ले लीजिए या फिर कोई और बुक ले लीजिए, आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको वहां से नहीं मिलेंगे और सभी के सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट रूप में देखिएगा, इसके नोट्स बनाइएगा। नोट्स बना करके ही आपके लिए सबसे ज़्यादा ये फायदा आपको पहुंचाएंगे ये कंप्लीट वीडियो, ठीक है। तो आइए वीडियो को आखिर तक देखते हैं और एक एक क्वेश्चंस का नोट्स बनाइए जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो, जो आपको आते हैं उसको छोड़ करके, बाकी जो नहीं आते हैं, जो रिवीजन करने योग्य होते हैं, उन सबको नोट करते जाइए, ठीक है। तो आइए क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या हैं क्वेश्चंस एक एक करके। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर लीजिए। चलिए, पहला देखिए, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है गुलाम वंश से, जिसका टाइम पीरियड माना जाता है 1206 से 1290 के बीच में, ठीक है। ये बात भी आप याद रखिएगा। 1206 इसलिए क्योंकि 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई थी। देखिए, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के युद्ध में हराया था। तराइन का युद्ध जो दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में इन्होंने हराया था, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। फिर मोहम्मद गौरी ने 1194 में चंदावर के युद्ध में राजा जयचंद को हराया था। ये गढ़वाल के शासक थे, वहां को हराया था। उसके बाद 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गौरी का कोई भी पुत्र नहीं था, कोई भी बेटा नहीं था, इसलिए गद्दी किसी को और को कैसे मिल सकती थी, इसलिए उसने अपना उत्तराधिकारी जो है ऐबक को नियुक्त किया था। तो उसी ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी थी। याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत या फिर हम कह सकते हैं गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ये बात आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी, 1206 में हुई थी, ये बात भी आपको याद रखनी है। इतने पॉइंट्स आपको याद करके चलना है, एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहाँ थी। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है गुलाम वंश की स्थापना की थी और दिल्ली की जो राजधानी थी उसने जो है दिल्ली सल्तनत की जो राजधानी थी उसने अपनी राजधानी को लाहौर जो है बनाया था। लाहौर को जो है अपनी राजधानी नियुक्त किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश को किस नाम से भी जाना जाता था। तो देखिए, गुलाम वंश को जो है ममलूक वंश के भी नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को लाख बख्श और पील बख्श कहा जाता था। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो दान बहुत करता था, इसलिए उसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक का संबंध जो है किस तुर्क वंश से था। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है तुर्की था, ये तो आपको पता चल गया, और इसका संबंध जो है किस वंश से था, तो 5वें का जो आंसर है वो है इलबरी वंश से था। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का संबंध इलबरी वंश से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी वो घुड़सवारी करते समय खेल में जो है गिरती हुई थी। तो वो एक जो होती घोड़े में बैठ करके पोलो गेम होता है ना, उसको खेलते हुए ये गिर गया था और सर पे चोट लगने से इसकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लखनौती की उपाधि किसने धारण की थी। तो लखनौती की उपाधि धारण की थी इल्तुतमिश ने। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था। देखिए, कुतुब मीनार का जो निर्माण है उसका आरंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसको पूर्ण किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने इसे पूर्ण करवाया था। याद रखना, मतलब पूर्ण होने से पहले ऐबक जो है मर गया था, जब मृत्यु हो गई थी चौगान गेम खेलते हुए या पोलो गेम खेलते हुए,
और उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो है इसको पूर्ण करा था इल्तुतमिश ने। ठीक है, नेक्स्ट, गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो देखिए गुलाम वंश की अगर हम बात करें तो इसका सबसे शक्तिशाली जो राजा था वो सुल्तान था, जिसे कहते हैं हम इल्तुतमिश था। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। इल्तुतमिश को गद्दी पर किसने बैठाया था? तो इल्तुतमिश को जो गद्दी पे बैठाया था वो है वहां के जो तुर्की अमीर लोग थे, उन्होंने जो है इसको गद्दी पे बैठाया था। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। किस सुल्तान ने 40 का दल या चहलगानी नामक संगठन बनाया था? देखिए ये शब्द याद रखिएगा, चहलगानी जो संगठन है ये 40 अमीर लोगों का संगठन था, जहां पे बहुत सारे अमीर लोग, 40 अमीर लोगों का संगठन था। तो ये संगठन की स्थापना की थी इल्तुतमिश ने। और ये संगठन क्यों स्थापित किया गया था? तो प्रशासनिक सहयोग पाने के लिए इन लोगों का जो है संगठन बनाया था इल्तुतमिश ने। ये बात याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि इस संगठन का जो है निर्माण क्यों किया गया था? तो प्रशासनिक सहयोग प्राप्त करने की दृष्टि से जो है इसका निर्माण किया गया था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, किस शासक ने चहलगानी नामक संगठन को समाप्त कर दिया था? तो देखिए इल्तुतमिश ने इस संगठन का निर्माण किया था, और इस संगठन को समाप्त किसने किया था? तो इस संगठन को समाप्त किया था बलबन ने। ध्यान रखिएगा, बलबन ने, क्योंकि ये 40 संगठन जो है प्रशासनिक सहयोग के लिए बनाया गया था, तो प्रशासन में दखल करते थे, इसलिए जो है बलबन ने इसको पूरी तरीके से समाप्त करके अपने ऊपर जो है पूरी सत्ता जो है का जो है प्रयोग करना चाहा, मतलब अपने ऊपर सत्ता का जो है नियंत्रण कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का पहला सिक्का किसने जारी किया था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 13वें का आंसर है, पहला सिक्का इल्तुतमिश द्वारा जारी किया गया था। इल्तुतमिश ने जो सिक्का जारी किया था इसे कहते हैं टंका और जीतल। क्या नाम है? टंका और जीतल, जीतल या जीतल भी हो सकता है। ठीक है, टंका जो है ये एक चांदी का सिक्का था, और जीतल जो है ये एक तांबे का सिक्का था। इस बात को भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुतुब मीनार का शेष निर्माण किसने किया था? तो देखिए कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जो है कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया था? तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है, तो आपको आंसर देना है यहाँ, इसका निर्माण जो है इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण कराया था। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। इक्तादारी प्रथा को किसने संगठित किया था? तो इक्तादारी प्रथा का जो है इसको संगठित किया था इल्तुतमिश ने। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब जैसा लिखा है क्वेश्चन वैसे ही आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए इन क्वेश्चंस को तैयार करके ही जाना होगा एग्जाम में। ठीक है, गुलाम वंश में सबसे लंबा शासन किसका रहा था? तो देखिए गुलाम वंश में बहुत सारे जो है सुल्तान हुए थे। ठीक है, ऐबक हुआ, उसके बाद जो है बलबल हुआ, इल्तुतमिश हुआ, रजिया सुल्तान हुई, ये सभी हुए। ठीक है, इनमें से सबसे लंबा शासन जो था वो शासन था इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश गद्दी पे बैठा था 1211 में, और ये 1236 तक इसने शासन किया था। तो याद रखिएगा इल्तुतमिश ही था जिसका सबसे लंबा जो है शासन चला था। नेक्स्ट, इल्तुतमिश की कब्र कहां पर स्थित है? तो देखिए इल्तुतमिश की कब्र दिल्ली पर स्थित है। याद रखिएगा इल्तुतमिश की कब्र दिल्ली पर स्थित है, और दिल्ली में कहां पर? तो ये कुतुब मीनार के परिसर में ही स्थित है। याद रखना इसकी कब्र जो है कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है, वहीं के पास में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किस गुलाम वंश शासक को खगोल विज्ञान का ज्ञान था? ये जो सुल्तान था ये खगोल विज्ञान के प्रति जो है बड़ा मतलब ज्ञानी था, विज्ञान के प्रति ज्ञान रखता था। तो ये जो इसका नाम है ये है इल्तुतमिश। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। पढ़ा लिखा था, नॉलेज रखता था, दृष्टिकोण इसका अच्छा था, है ना? तो ये सारी चीजें यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी के रूप में किसे गद्दी पर बैठाया गया था? देखिए इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के रूप में, इसने मृत्यु से पहले ही जो है अपना उत्तराधिकार बता दिया था कि हमें इसको जो है गद्दी पर बैठाना है। तो इसका नाम है रजिया सुल्तान। ये एक महिला थी, याद रखना महिला थी, इसलिए महिला होने की वजह से इसका बहुत लोगों ने, वहाँ के अमीर लोगों ने
या फिर जो है प्रभुत्व संपन्न लोगों ने इसका विरोध किया था। पुरुषवादी सोच रहती थी इस समय के दौर पे, तो कोई क्यों चाहेगा कि एक महिला के द्वारा जो है उसके जो है आदेश जो है दिया जाए और उसका पालन किया जाए। तो इसलिए इसको ज़्यादा समय तक जो है इसको गद्दी पे बैठने नहीं दिया था। याद रखना, आगे के लिए क्वेश्चन आएगा। दिल्ली की पहली जो है महिला शासक कौन थी? तो पहली महिला शासक जो है रजिया सुल्ताना थी। और ध्यान रखिएगा, सुल्तान इसलिए नहीं क्योंकि सुल्तान तो शब्द मेल के लिए यूज होता है, राजा के लिए यूज होता है। क्योंकि ये तो जो है महिला शासिका थी तो इसलिए सुल्ताना यहाँ पे शब्द प्रयोग किया गया है। तो रजिया सुल्ताना थी और इसको गद्दी पे बैठाया था इल्तुतमिश ने बैठाया था, ये भी याद रखना। दिल्ली की महिला सुल्तान रजिया को शासन से हटाने का कारण क्या था? तो देखिए, दिल्ली की जो महिला सुल्ताना थी रजिया सुल्ताना, इसको हटाने का वजह यही थी कि तुर्क जो अमीर थे उन्होंने इनका विरोध करना शुरू किया था। और विरोध का केवल एक ही कारण था, क्योंकि ये महिला थी और जो अमीर समुदाय था, अमीर वर्ग था, ठीक है, वो नहीं चाहता था कि कोई महिला के द्वारा उसको जो है आदेश दिया जाए, महिलाओं को कोई आदेश दे और उसको पालन करना पड़े। ठीक है, इसकी वजह से उसको जो है हटाना पड़ गया। ठीक है, हटा दिया गया था। रजिया की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो देखिए, रजिया की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी कैथल में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। बलबन ने अपने शासन में किस नीति का पालन किया था? तो बलबन ने जो है वो रक्त और लोहे की नीति का पालन किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। बलबन जो है किस नीति से प्रसिद्ध है? तो बलबन की जो नीति है वो है रक्त और लोहे की नीति। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। बलबन ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया था? तो बलबन की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी बना था कैकुबाद। याद रखना, उत्तराधिकारी कैकुबाद बना था। ये बलबन का पोता था। कौन था? ये बलबन का पोता था, तो इसको उत्तराधिकारी बनाया था कैकुबाद को। बलबन का वास्तविक नाम क्या है? तो बलबन का वास्तविक नाम है महमूद। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। बलबन का शासनकाल किसके द्वारा जाना जाता है? तो बलबन का शासनकाल जो है वो जाना जाता है प्रशासनिक सुधार के लिए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। बलबन के दरबार में कौन सी प्रथा लागू की गई? तो बलबन के दरबार में सजदा और पैबोज नामक प्रथा लागू की गई थी। सजदा और पैबोज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सजदा मतलब पैर में बिल्कुल सर झुका करके, मतलब लेट करके सजदा करना, और पैबोज मतलब हाथ चूमने की प्रथा। ठीक है, तो याद रखना, ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है। बलबन ने किस संगठन को समाप्त किया था? तो 40 दल संगठन था चहलगानी, इसको समाप्त किया था। इसकी स्थापना की थी इल्तुतमिश ने। ये 40 अमीर लोगों का संगठन था, जिसका जो है समाप्त किया था वो है बलबन ने। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो है कैकुबाद। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, कैकुबाद था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुलाम वंश का सबसे कम समय तक शासन करने वाला शासक कौन था? तो गुलाम वंश का सबसे कम समय तक शासन करने वाला जो शासक था वो है कैकुबाद था। ऑप्शन यहाँ पे ए था, बलबन का ये पोता था। बलबन ने किस आक्रमणकारी को रोका था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बलबन के समय जब इसको राज्य मिला था तब मंगोल आक्रमणकारी बहुत बढ़ गए थे, तो मंगोल आक्रमणकारियों से इसने अपनी सीमा को बचाया था। मंगोल आक्रमणकारी जो कभी भी कोई भी युद्ध नहीं हारते थे, उस समय के दौर में ये बताया जाता था, और बहुत ही क्रूर होते थे। तो बलबन ने जो है अपने आक्रमणकारियों से बचाने के लिए अपनी सीमा की सुरक्षा की और कोई भी इनके साथ युद्ध नहीं किया। ठीक है, युद्ध नहीं किया, क्योंकि बलबन के समय मंगोल आक्रमणकारी किसी राजा का पीछा करते करते आए थे, और उस राजा ने बलबन से अपनी मतलब रक्षा के लिए शरण मांगी। तो बलबन ने जो है मंगोल आक्रमणकारी से बचने के लिए उसको शरण ही नहीं दी। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके से इनका युद्ध ही नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद इसने मंगोल आक्रमणकारियों से बचाने के लिए अपनी सीमा का जो है घेराव किया, अपनी सुरक्षा की। तो याद रखिएगा, मंगोल आक्रमणकारियों की शुरुआत का दौर जो है बलबन के समय से ही माना जा सकता है। तो याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था? तो जामा मस्जिद का जो निर्माण किया था वो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, और ये मस्जिद जो है दिल्ली में है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा।
किस शासक ने दार उल अमल प्रणाली लागू की थी? तो दार उल अमल जो है प्रणाली लागू की थी वो था बलबन। और ये प्रणाली जो है न्याय व्यवस्था के लिए जानी जाती थी। तो ये प्रणाली का क्या यूज था? ये न्याय व्यवस्था को सही सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से ये इसको लागू की गई थी। ठीक है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अगर दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो है इल्तुतमिश को माना जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको दिल्ली सल्तनत का स्थापक पूछा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। अगर आपसे पूछा जाए वास्तविक संस्थापक तो इल्तुतमिश होगा। ये बात याद रखिएगा। और इल्तुतमिश जो कि गुलाम का गुलाम था, क्योंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम था ऐबक और ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, इसलिए पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत का गुलामों का गुलाम कौन सा था? तो गुलामों को गुलाम इसे कहा जाता था। क्या? गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि से नवाजा गया था। लाखों का दान करने वाला भी कैसे हैं? लाख बख्श और पील बख्श, ये दो नाम याद रखिएगा। इन दोनों का संबंध जो है कुतुबुद्दीन ऐबक से है। इल्तुतमिश ने किस मुद्रा को प्रचलित कराया था? तो इल्तुतमिश ने जो मुद्रा चलाई थी और पहली बार जो है दिल्ली सल्तनत में मुद्रा चली थी वो है जीटल और टंका, जिसमें से जो है टंका जो है वो चांदी का सिक्का था और जीटल जो है वो तांबे का सिक्का था। ये बात याद रखिएगा। इल्तुतमिश के शासन काल में कौन सा प्रसिद्ध यात्री जो है भारत आया था? तो इल्तुतमिश के शासन काल में जो भारत आया था उसका नाम था मिन्हाज उल सिराज इब्न बतूता। ये मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, इसका आंसर है शायद मेरे ख्याल से बी। आप लोग देखिएगा एक बार, ऑप्शन यहाँ पे बी मैं बता रहा हूं। इब्न बतूता तो तुगलक के वंश में आया था। ऑप्शन यहाँ पे बी है। कमेंट कीजिएगा, किसी को भी गलत लगे तो इसको कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्तादारी प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इक्तादारी प्रणाली क्यों लागू की गई थी? तो इसका मुख्य उद्देश्य था वो है कर संग्रह करना। ध्यान रखिएगा, कर संग्रह के लिए ये प्रथा लागू की गई थी, ये प्रणाली लागू की गई थी। 39 का आंसर है ऑप्शन यहाँ पे ए। गुलाम वंश का पतन कब हुआ था? तो गुलाम वंश का जो पतन हुआ था वो कैकूबाद की हत्या के बाद जो है इसका पतन हो गया था। और इसके बाद जो वंश बना आया था वो है खिलजी वंश। ऑप्शन यहाँ पे 1290 है। याद रखना, इसका पतन जो है किस लास्ट कौन था? तो कैकूबाद था। याद रखना, कैकूबाद जो कि बलबन का पोता था और 1990 में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जो स्थापित हुआ था वंश वो है खिलजी वंश। याद रखना, गुलाम वंश के बाद जो आता है खिलजी वंश 1290 से 1320 तक का समय इसका है। ठीक है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? तो खिलजी वंश का संस्थापक जो है वो है जलालुद्दीन खिलजी। याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी वाली पिक्चर आई थी अभी, पद्मावती। ठीक है, तो उसमें जलालुद्दीन खिलजी था जिसकी हत्या अलाउद्दीन खिलजी कर देता है, फिर उसकी बेटी से शादी कर लेता है और अपना जो है पूरा सत्ता जो है हासिल कर लेता है। तो जलालुद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश का संस्थापक था, लेकिन सबसे ज़्यादा दमदार शासक हुआ था अलाउद्दीन खिलजी ही। तो खिलजी वंश की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये याद रखना 1290 में हुई थी। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किस सुल्तान ने सत्ता पाने के लिए अपने सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या कर दी थी? तो किस सुल्तान ने सत्ता पाने के लिए अपने ही सुल्तान की हत्या कर दी थी? या फिर आपसे कह दिया जाएगा क्वेश्चन कि किस लोदी वंश के सुल्तान ने अब सत्ता पाने के लिए अपने ही सुल्तान की हत्या कर दी थी? तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या कराई थी। ठीक है, सत्ता प्राप्त करने के लिए। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी का जो है माफ कीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका वास्तविक नाम था अली गुरशाप। याद रखना, ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक दूसरा सिकंदर कहलाता था? तो दूसरा सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता था।
सिकंदर द्वितीय के नाम से भी जाना जाता था, याद रखना, सिकंदर द्वितीय के नाम से। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। किस खिलजी शासक ने मंगोलों के खिलाफ सबसे प्रभावी नीति अपनाई थी? मंगोल आक्रमणकारियों से बचने के लिए बलबन ने जो है नीति अपनाई थी, ये बात मैंने आपको पहले ही करा दिया, बलबन। ठीक है, अब जो है मंगोल आक्रमणकारियों से बचाने के लिए सबसे प्रभावी नीति अपनाई थी वो है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। 46 का यहाँ पे बी सही आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी का आर्थिक सुधार किससे संबंधित था? तो जो अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक सुधार के लिए जो तरीका अपनाया था वो है बाजार नियंत्रण और भूमिकर। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बाजार नियंत्रण। अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक सुधार को अपनाने के लिए बाजार को नियंत्रित करना शुरू किया। बाजार के जो है नियम अपनाए, जैसे सामान के रेट क्या होंगे, किस सामान को किस रेट में बेचा जाएगा, इससे अधिक नहीं बेचा जाएगा, कितना बेचा जाएगा, ये सभी चीजों को नियंत्रण करने का प्रयास किया। क्यों किया? क्योंकि अलाउद्दीन के पास सेना बहुत थी और सेना को चाहिए धन, भाई खाना पीना चाहिए, तो इसलिए इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाई थी। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की देखरेख कौन करता था? तो आप बाजार नियंत्रण की देखरेख करने वाला जो था वो उसका नाम था शाहना ए मंडी। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले किस किले पर कब्जा किया था? तो सबसे पहला जो कब्जा था वो था रणथंभौर। याद रखना, ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय किस घटना से जुड़ी हुई है? तो अलाउद्दीन खिलजी की जो चित्तौड़ विजय है वो पद्मावत की कहानी से जुड़ी हुई है। पद्मावती के लिए जो है मूवी तो आपने देख ही रखा है। ठीक है, तो ये उसी से जुड़ी हुई घटना है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी है। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासन में दीवान ए रियासत का कार्य क्या था? दीवान ए रियासत, एक तो पहली बात तो ये याद रखना, इसका जो है गठन किसने किया था या किससे संबंधित है? ये अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसका संबंध किस चीज से है? तो 51 का ये है बाजार नियंत्रण के लिए जो इसने जो है कार्य किया था वो है दीवान ए रियासत। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का बाजार सुधार किस कारण से प्रसिद्ध हुआ था? तो ये जो है बाजार सुधार जो है इस कीमतों को स्थिर करने के लिए जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की थी। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा, ना कि व्यापार को बढ़ाने के लिए। विदेशी व्यापार और कृषि सुधार से कोई लेना नहीं। वहां पे बाजार में जो सामान बिकता था उसकी कीमतों को स्थिर करने के उद्देश्य से इसका जो है ये बनाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण नहीं किया? तो दक्षिण भारतीय राज्यों पर आक्रमण नहीं किया, तो इनमें से सभी पर इसने आक्रमण किया, लेकिन चोल साम्राज्य पर आक्रमण नहीं किया था। अलाउद्दीन खिलजी का जो एक मेन मोटिव था दक्षिण भारतीय राज्यों पर हमला करने का, वो है याद रखना लूटपाट था। ये बात याद रखिएगा, लूटपाट करना उद्देश्य था। राज्य विस्तार के लिए ये दक्षिण भारतीय राज्यों पे आक्रमण नहीं करता था। राज्य विस्तार से इसका कोई लेना देना नहीं था। तो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारतीय राज्यों पर आक्रमण का मूल उद्देश्य क्या था? तो ये उद्देश्य लूटपाट था या राज्य विस्तार नहीं था, ऐसा भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को आप याद रखना, नोट कर लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने चौथ कर लगाया था, एक बात याद रखना। तो चौथ कर किससे संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। और ये क्यों लगाया गया था? ये हिंदू मंदिर विद्रोह, ये मंगोल आक्रमणकारियों से रक्षा के उद्देश्य से इस कर को जो है चलाया गया था। ठीक है, तो मंगोल आक्रमणकारी एक बड़ी समस्या थी उस समय। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक अपने क्षेत्रीय विस्तार के लिए प्रसिद्ध था? अपने क्षेत्रीय विस्तार के लिए प्रसिद्ध था वो है अलाउद्दीन खिलजी। पर यह क्षेत्रीय विस्तार जो है इसके उत्तर में ही रहता था, दक्षिण में इसने क्षेत्रीय विस्तार किया ही नहीं था। दक्षिण में इसका क्षेत्रीय विस्तार से कोई लेना देना नहीं था, याद रखना। यहाँ पे दक्षिण में जो भी उसने उद्देश्य से युद्ध लड़े वो इसका उद्देश्य था लूटपाट करना। किस शासक ने कर वसूली के लिए भूमि का मापन कराया था? तो भूमि का मापन जो कराया था पहली बार वो है अलाउद्दीन खिलजी ने।
तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा खिलजी वंश के किस शासक ने कर वसूली के लिए भूमि का मापन कराया था, ये याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने किस व्यापारी वर्ग पर कड़ी निगरानी रखा था? तो व्यापारी वर्ग पर कड़ी निगरानी रखा था वो है जो बिचौलिए थे, दलाल थे, क्योंकि इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू कर रखी थी और बाजार में दलाल काम करते ही करते हैं, तो इस पर निगरानी रखने के लिए जो है इसने जो है कड़ी निगरानी के लिए जो है रखा था और इनको सजा भी देता था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत पर विजय पाई? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति को दक्षिण भारत पर युद्ध के लिए भेजता था और वो था मलिक काफूर। याद रखना, मलिक काफूर को जो है दक्षिण भारत के विजय के उद्देश्य से ये भेजता था। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति का उद्देश्य वही बात हो गया, तो राज्य विस्तार तो था नहीं, सोना और संपत्ति हासिल करना, लूटपाट करना इसका उद्देश्य था। धार्मिक विजय, प्रशासनिक सुधार से कोई लेना देना नहीं था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खिलजी वंश के किस शासक ने मंगोल आक्रमणकारियों को रोका था? देखिए, तो खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमणकारियों से बचने के लिए जो है कर भी लगाया था और उसको रोकने का प्रयास भी किया था, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को तोड़कर उसकी संपत्ति लूटी थी? तो श्री रंगपट्टनम के जो है रंगनाथ स्वामी मंदिर को जो है लूटा था। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। किस खिलजी शासक ने नकली मुद्रा पर प्रतिबंध लगाया था? तो नकली मुद्रा पर प्रतिबंध लगाने वाला शासक था 62 का आंसर है यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी ही है, पूरा अलाउद्दीन खिलजी पे ही सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है और इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने जजिया कर जो है किस पर लगाया था? तो पहली बात याद रखना कि जजिया कर जो है गैर मुसलमानों से लिया जाता था। कौन? गैर मुस्लिम से लेते थे, तो ये सभी हिंदुओं पर जो है ये टैक्स लगाया गया था। ठीक है। जजिया कर किसने कहा था दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे महान शासक अलाउद्दीन खिलजी था? तो 64 का यहाँ पे आंसर है अमीर खुसरो। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। अमीर खुसरो ने ही कहा था कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे अगर महान शासकों की अगर हम बात करें तो वो था अलाउद्दीन खिलजी या खिलजी वंश का शासक था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के समय किसने खिलजी वंश का इतिहास लिखा था? तो खिलजी वंश का इतिहास लिखने वाला जो था वो था अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हो गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी की जो मृत्यु थी वो 1316 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद जो गद्दी पर बैठा था वो था मुबारक शाह। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। किसने अलाउद्दीन खिलजी को सत्ता प्राप्त करने में मदद की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी को सत्ता प्राप्त करने में मदद करने वाला था वो है मलिक काफूर। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो खिलजी वंश का अंतिम शासक था वह खुसरो खान। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, खुसरो खान था, ना कि मुबारक शाह था। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस गलत आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। ठीक है। खुसरो खान का शासन कितने समय तक चला था? तो खुसरो खान जो है वो 4 महीने तक ही शासन कर पाया था। खिलजी वंश के पतन का कारण जो है किस वंश की स्थापना हुई थी पतन के बाद? तो खिलजी के बाद जो है वो हुआ था वो है तुगलक वंश की स्थापना हुई थी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, तो तुगलक वंश जो कि 1320 से 1413 तक चला था, सबसे ज्यादा समय तक जो है यही वंश का जो है टाइम पीरियड आपको देखने को मिल रहा है। 1320 से 1413 तक, मतलब तकरीबन 100 साल का शासन था। और इसका महान शासकों में अगर हम बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक था।
अब आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चंस के रूप में देखते हैं क्या क्या है। तो देखिए, तुगलक वंश के संस्थापक कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुगलक वंश की स्थापना करने वाला जो शासक था वो है गयासुद्दीन तुगलक। याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है। तुगलक वंश की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। तुगलक वंश की स्थापना फिर कब हुई थी, तो तुगलक वंश की स्थापना 1320 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। गयासुद्दीन तुगलक ने किस वंश का अंत करके जो है तुगलक वंश की स्थापना की थी, तो खिलजी वंश की समाप्ति के बाद ही तो तुगलक वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था, तो इसका वास्तविक नाम था फक्र मलिक। याद रखिएगा, फक्र मलिक था। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु किस कारण हुई थी, तो देखिए इसकी मृत्यु जो है वो हाथी पर गिरने से हुई थी। एक जो है मंच था और मंच पर ये चढ़ा हुआ था और मंच से ऊपर नीचे गिर गया था, फिर उसको हाथियों ने कुचल दिया था। तो हाथी के कुचलने से या हाथी पर गिरने से जो है इसकी मृत्यु हुई थी। इसकी मृत्यु का जो कारण था, माना जाता था कि इसका मृत्यु में जो है हाथ था वो है मोहम्मद बिन तुगलक का। याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने मतलब चालबाजी करके जो है इसके मरने का प्लान बनाया था, मारने का। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का सबसे बुद्धिमान लेकिन असफल शासक कौन था, तो बुद्धिमान तो था लेकिन असफल हुआ, वो है मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। किस शासक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था, तो अपने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। किस शासक ने राजधानी स्थानांतरण की योजना बनाई थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी स्थानांतरण की योजना बनाई थी और अपनी राजधानी को दिल्ली से जो है दौलताबाद जो है लेके गया था। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। दौलताबाद को राजधानी बनाने के पीछे का कारण क्या था, तो दौलताबाद को राजधानी बनाने के पीछे का कारण था वो है मंगोल आक्रमणकारियों से सुरक्षा करना। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। किस शासक को दंड नीति का समर्थक कहा जाता था, तो दंड नीति का समर्थक है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। 81वें का यहाँ पे माफ कीजिएगा, ये इसका आंसर है ऑप्शन ए। गयासुद्दीन तुगलक को दंड नीति का समर्थक माना जाता था। किस योजना के कारण मोहम्मद बिन तुगलक को आलोचना झेलनी पड़ी थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने नकली सिक्के मतलब तांबे के सिक्के का प्रयोग किया था। ठीक है, नकली क्या, तांबे का सिक्का। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्के का प्रयोग किया था, इसकी वजह से इसको आलोचना झेलनी पड़ी थी। ठीक है, और ये एक असफल योजना थी क्योंकि इसके नकली सिक्के बनने शुरू हो गए, खूब नकली बना बना के लोग जो है अपना काम करने लग गए। ठीक है, इसलिए इसकी जो है ये योजना सफल हुई थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक का तांबे का सिक्का क्यों असफल रहा, क्योंकि जालसाजी के कारण रहा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। किस तुगलक शासक ने सबसे ज्यादा प्रशासनिक प्रयोग किए थे, तो प्रशासनिक प्रयोग करने वाला शासक था सबसे ज्यादा वो है मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, किस शासक को पागल शासक भी कहा जाता था, तो पागल शासक मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, क्योंकि ये बहुत सारे प्रशासनिक प्रयोग करता रहता था, है ना। अपने शासन के में रह करके जो है कभी भी कोई भी जो है स्कीम लागू कर देता था, लोगों के लिए जो है कार्य करता था, तो इसलिए लोग इसे पागल कहते थे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। खुदाई की नीति जो है किस तुगलक शासक ने अपनाई थी, तो यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक ने खुदाई की नीति का शासन का जो है अपनाई थी। किस तुगलक शासक ने कृषि ऋण योजना अपनाई थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला किसने बनवाया था, तो फिरोज शाह कोटला का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। ऑप्शन यहाँ पे 89 का जो है फिरोज शाह कोटला है, तो इसका नाम है, आंसर हो गया फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। फिरोज शाह तुगलक ने किस कर को पुनः लागू किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने जो कर लागू किया था वो है जजिया कर। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होता है।
किस तुगलक शासक ने 1200 बाग बगीचे बनवाए थे? तो 1200 बाग बगीचे बनवाने वाला फिरोज शाह तुगलक था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। फिरोज शाह तुगलक ने बाग बगीचे बनवाए थे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। किस शासक को असफल योजनाओं का बादशाह भी कहा जाता था? तो असफल योजनाओं का बादशाह था वो है मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। फिरोज शाह तुगलक ने इल्म ज्ञान के प्रचार हेतु क्या किया था? तो ज्ञान के प्रचार के लिए इसने काम किया था। पुस्तकालय खोले थे, मदरसे स्थापित किए थे। इसने करीब करीब 500 मदरसे स्थापित किए थे ताकि लोग वहां पे उनके बच्चे पढ़ें। ठीक है। कौन सा प्रसिद्ध यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था वो है इब्न बतूता। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। किस शासक ने हिसार शहर की स्थापना की थी? तो हिसार शहर की स्थापना की थी वो था फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। किस तुगलक शासक ने अपने शासन में दास प्रथा का विस्तार किया था? तो देखिए, दास प्रथा का विस्तार करने वाला तुगलक वंश का था वो है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। किस फिरोज शाह तुगलक का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? तो फिरोज शाह तुगलक ने जो ग्रंथ निर्माण किया था वो है फिरोज शाही, फुतुहात ए फिरोज शाही। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा, 97 का ए। फिरोज शाह तुगलक ने किस विदेशी स्मारक को दिल्ली लेके आया था? तो देखिए, ये जो था 98 का अशोक स्तंभ को ये दिल्ली लेकर के आया था। एग्जाम में आपसे बहुत पूछा जाता है कि अशोक स्तंभ को लाने वाला जो है कौन जो है शासक था दिल्ली सल्तनत का? तो फिरोज शाह तुगलक। कहाँ लेके आया था? दिल्ली। ठीक है। किस तुगलक शासक ने खुदाई कोष की स्थापना की थी? दीवान ए खैरात। याद रखना, दीवान ए खैरात, ये याद रखना है बस। अब ये दीवान ए खैरात क्यों होता है? ये एक खुदाई कोष है और इसकी स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। किस तुगलक शासक ने जजिया कर को सख्ती से वसूला था? तो जजिया कर को सख्ती से वसूला था और जजिया कर को पुनः लागू किया था फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। किस शासक ने कृषि कर को फसल का 50% तय किया था? तो देखिए, कृषि कर बहुत ज्यादा था इसके जो है शासनकाल में, तो 101 का आसन था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है कर लगाया था वो है 50%। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक किस खेल के लिए प्रसिद्ध था? तो फिरोज शाह तुगलक को जो खेल पसंद था वो है शतरंज। ऑप्शन यहाँ पे ए है और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तुगलक वंश के दौरान भारत पर कौन सा आक्रमणकारी आया था? तुगलक वंश के दौरान भारत पर जो आक्रमणकारी आया था वो है तैमूर। ये इंपॉर्टेंट है। तैमूर आया था, कब आया था? तो 1398 में आया था। तैमूर का आक्रमण हुआ था भारत में वो है 1398 में। और किसका टाइम पीरियड चल रहा था? तो तुगलक वंश का टाइम पीरियड चल रहा था, ये बात याद रखिएगा। और ये किसके समय में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। तैमूर के आक्रमणकारी के समय तुगलक शासक कौन था? तो देखिए, तैमूर का जब आक्रमण हुआ था तब यहां पर तुगलक शासक था नसीरुद्दीन महमूद। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसीरुद्दीन महमूद और इसी के समय जो है तैमूर जो है भारत में आया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तुगलक वंश का पतन कब हो गया था? तो देखिए, तुगलक वंश का जो पतन है वो हुआ था 1414 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। सैयद वंश 1414 के बाद जो है सैयद वंश आ गया। तो सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक चला था। जिसकी स्थापना किसने की थी? तो ये सैयद वंश की स्थापना की थी खिज्र खां। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1414 में हुई थी, ये बात भी याद रखिएगा।
सैयद वंश की स्थापना किस घटना के बाद हुई थी? तो इसकी घटना तैमूर के आक्रमण के बाद ही हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। खिजली वंश ये सब कुछ भी नहीं है, आंसर हो गया यहाँ पे बी। सैयद वंश के शासक खुद को क्या कहते थे? तो ये तैमूर के जागीरदार कहते थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। सैयद वंश का सबसे सक्षम जो है शासक कौन था? तो सबसे सक्षम जो था वो है मुबारक शाह। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। किस शासक ने खिजराबाद नामक जो है नगर की स्थापना की थी? तो 112 का ही है। खिज्र खान ने जो है खिजराबाद नामक जो है नगर की स्थापना की थी। सैयद वंश के किस शासक ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया था? तो खुद को ही स्वतंत्र रूप से घोषित कर लिया था, वह है मुबारक शाह। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। सैयद वंश का तीसरा शासक कौन था? तो तीसरा शासक की अगर हम बात करें तो 114 का आंसर है मोहम्मद शाह था। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो 115 का ही है, ये अंतिम शासक आलम शाह था। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। आलम शाह ने गद्दी किसे सौंपी थी? तो आलम शाह ने जो है अपनी गद्दी लोदी वंश के बहलूल लोदी की सौंप दी थी। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। सैयद वंश के शासकों की मुख्य कमजोरी क्या थी? तो इनकी जो मुख्य कमजोरी थी वो है सैन्य शक्ति का कमजोर होना। ये ज़्यादा समय तक जो है शासन भी नहीं कर पाए थे और सारे के सारे अयोग्य ही शासक हुए थे। ठीक है, तैमूर के जो है दिल्ली ठीक है, तो तैमूर के बाद जो है इसकी स्थापना हुई थी सैयद वंश की, और ये ज़्यादा समय तक चला नहीं पाते। ठीक है, मुश्किल से ये 30 साल भी इन्होंने शासन नहीं किया था। सैयद वंश के समय कौन सा राजवंश उभर कर आया था? तो सैयद वंश के समय पूछ रहा है कौन सा राजवंश उभर के आया था, तो ये है लोदी वंश। ठीक है, तो सैयद वंश के बाद लोदी वंश की स्थापना होती है। ठीक है, चलिए, सैयद वंश की राजधानी कौन सी थी? तो इनकी जो राजधानी थी वो थी दिल्ली। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। किस विदेशी यात्री ने सैयद वंश के काल का वर्णन किया था? तो ये था अब्दुल रज्जाक है नाम, याद रखना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। किस सैयद शासक का शासनकाल सबसे लंबा था? तो ये सबसे था खिज्र खां का ही था, बाकी सब छोटे छोटे थे शासनकाल। ठीक है, सैयद वंश का शासन किस प्रकार का था? तो इनका जो शासन था वो तैमूर के नाम पर शासित था। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, क्योंकि ये खुद ही कहते थे कि ये तैमूर के जागीरदार हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन ये पूछा गया है, इसलिए याद रखिएगा। इनके पतन का कारण क्या था? तो इनके पतन का जो है मूल कारण था वो है लोदी वंश का उदय। ठीक है, अब आ जाते हैं लोदी वंश, जिसकी जो टाइम पीरियड है वो 1451 से 1526 तक का टाइम पीरियड है। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो लोदी वंश की जो स्थापना हुई थी वो है बहलोल लोदी ने। बहलोल कह लीजिए या बहलूल कह लीजिए, मैंने बहुत समय तक बहलोल ही पढ़ा है, बहलोल ही लिखा आता था। बाकी बहलूल या बहलोल कुछ भी मैं पढ़ूं वो एक ही है। ठीक है, लोदी वंश किस जाति से संबंधित था? तो लोदी वंश जो है वो अफगान जाति के थे। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के कौन सा वंश के सुल्तान जो है अफगान मूल के थे? तो लोदी वंश के। आपसे एग्जाम में बहुत पूछा जाएगा। तुर्की वंश के बाकी सब थे, लेकिन इनका जो है नाम अफगानी के तौर पे जोड़ा जाता है, इसलिए अफगान जो है जाति से संबंधित है, अफगान मूल से है, वंश से संबंधित थे लोदी वंश। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहलोल लोदी को दिल्ली का सुल्तान किसने बनाया था? तो बहलोल लोदी को दिल्ली का जो सुल्तान था, वहां दिल्ली के अमीर लोगों ने इसको सुल्तान बनाया था। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। बहलोल लोदी के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? तो बहलोल लोदी के बाद जो उत्तराधिकारी बना था वो है सिकंदर लोदी बना था। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। बहलोल लोदी ने किस अफगान कबीले से संबंधित था? तो ये अफगानी कबीले से संबंधित थे ये सभी, और इस कबीले का नाम था गिलजई।
याद रखना, गिलजई जो है अफगान कबीले से संबंधित था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। बहलोल लोदी ने किसे जो है पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया था? तो पराजित करके दिल्ली पर अधिकार करने वाला तो वो है आलम शाह। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। बहलोल लोदी की राजधानी कौन सी थी? तो बहलोल लोदी ने जो राजधानी है वो है दिल्ली। ऑप्शन यहाँ पे ए है। बहलोल लोदी की मृत्यु कहां पर हुई थी? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी मृत्यु जो है लाहौर में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। लोदी वंश का दूसरा शासक कौन था? तो दूसरा जो शासक था जो कि सिकंदर लोदी था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिकंदर लोदी ने किस जो है हिंदू संत को जो है फांसी दी थी? इंपॉर्टेंट है। तो सिकंदर लोदी ने जो है बोधाराम को फांसी दी थी। याद रखना, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। किस लोदी शासक ने आगरा नगर की स्थापना की थी? तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस लोदी शासक ने हिंदू मंदिरों को तोड़ा और मस्जिदों का निर्माण कराया? तो हिंदू मंदिरों को तोड़ने वाला और मस्जिदों का निर्माण करने वाला था वो है सिकंदर लोदी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही था। लोदी वंश के रूप में इसे जाना जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखिएगा। कौन सा शासक जो है गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था और ये कविताएं फारसी भाषा में लिखी गई थी? इतनी पॉइंट्स आपको याद रखना। तो ये गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था वो है सिकंदर लोदी। ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सही जवाब है। किस शासक ने गज ए सिकंदरी जो कि 30 इंच का होता था इस नामक जो है पैमाना विकसित किया था? तो ये सिकंदरी है। तो सिकंदर लोदी ने जो है पैमाना विकसित किया था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिकंदर लोदी के दरबार की भाषा कौन सी थी? तो ये सभी भाषा जो है फारसी थी। याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। किस लोदी शासक ने औषधियों का मूल्य निर्धारित किया था? तो औषधियों का मूल्य निर्धारित करने वाला शासक था सिकंदर लोदी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। किस लोदी सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम क्या था? तो देखिए, सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम था नसीर खान लोदी। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। किस लोदी शासक ने अन्न कीमत नियंत्रण की जो है नीति अपनाई थी? अन्न की कीमत जो है बढ़े ना या कम ना हो, इसलिए जो है इसने एक तरीके से बाजार नियंत्रण की जो है नीति अपनाई थी। तो 141 का आंसर है सिकंदर लोदी। तो लोदी शासक ने भी बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई थी। ये बात याद रखिएगा। किस लोदी शासक ने चंदन कर और जजिया कर सख्ती से जो है वसूला था? तो ऑप्शन यहाँ पे 142 का है सिकंदर लोदी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। किस लोदी शासक ने फारसी भाषा में साहित्य को प्रोत्साहित किया था? तो साहित्य भाषा में जो है इसने जो है गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। तो ऑप्शन हो गया यहाँ पे 143 का सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने किस प्रसिद्ध कवि को संरक्षण दिया था? तो एक प्रसिद्ध कवि था जिसको संरक्षण दिया था वो है जामी। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। इब्राहिम लोदी की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इब्राहिम लोदी की मृत्यु जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में हुई थी। और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। और इब्राहिम लोदी वर्सेस जो है ये बाबर का युद्ध था। याद रखिएगा, इब्राहिम वर्सेस बाबर। नेक्स्ट, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया था? तो बाबर ने इसे पराजित किया था। किस वर्ष में पराजित किया था? 1526 में पराजित किया था। ये भी याद रखिएगा। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने कौन सी नई युद्ध नीति अपनाई थी? तो नई युद्ध नीति अपनाने वाला था 148। तो 148 का यहाँ पे तुलुगमा जो है प्रणाली। ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी या फिर बाबर वर्सेस लोदी वंश कह लीजिए, ये याद रखिएगा। इब्राहिम लोदी के मृत्यु के बाद जो है कौन सा वंश स्थापित हुआ था? तो सबसे इसकी मृत्यु के बाद जो स्थापना हुई थी वो है मुगल वंश की स्थापना हुई थी। तो मुगल वंश की स्थापना लोदी वंश के समाप्त होते ही मुगल वंश स्थापित हो गया था। यह याद रखिएगा।
अब बहलोल लोदी ने जौनपुर पर कब कब्जा किया था? तो जौनपुर पर कब्जा किया गया था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। जौनपुर जिसकी स्थापना हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के याद में, ठीक है, स्थापना की गई थी और इस पर कब्जा कर लिया था बहलोल लोदी ने। 151 का आंसर है 1479 में। बहलोल लोदी का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो ये एक तो अफगानी थे, तो ये बात आपको याद रखना है कि ये अफगानी थे, तो अफगान शक्ति का विस्तार हो गया, आंसर हो गया, देखिए, ठीक है। सिकंदर लोदी ने कौन सा मकबरा बनवाया था? तो सिकंदर लोदी ने लोधी गार्डन बनवाया था, सिकंदर का मकबरा। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। लोधी वंश का लोधी वंश का प्रशासन जो है किस आधार पर था? तो इसका जो शासन जो है आधार था वो है अफगानी कबीलों की नीतियों के आधार पर था, ठीक है। किस लोधी शासक के कारण अफगानों में मतभेद होना शुरू हो गया था? तो अफगानी थे तो अफगानों में मतभेद होने लगा, और इब्राहिम लोदी के कारण। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। किस कारण जो है बाबर को भारत आक्रमण का निमंत्रण दिया था? तो देखिए, किसने जो है बाबर को भारत में आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था? तो ये जो व्यक्ति था वो है इब्राहिम लोदी ने। अफगानों से विवाद होने के बाद बाबर को इसने बुलाया और अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली, और इसने बाबर ने आकर के इब्राहिम लोदी को ही हरा करके मुगल वंश की स्थापना कर दिया, ठीक है। लोदी वंश का पतन किस कारण हुआ था? तो इसका प्रमुख कारण था बाबर का आक्रमण, जो कि कब हुआ था? 1526। इसको पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा दिल्ली के सल्तनत या दिल्ली के सुल्तान से संबंधित क्वेश्चन समाप्त होते हैं। सीटेट को ध्यान में रख करके सब कुछ कंप्लीट कर दिया गया है। इतना पढ़ लिया, कुछ नहीं बचेगा। 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन पूरे के पूरे आप कर पाएंगे। 100 में 100% क्वेश्चन आप कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको तैयार करके जाना होगा एग्जाम में, और करिए तैयार इसको अच्छे से, और फिर पेपर में भी आप क्वेश्चंस देखिए, आप कर पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा ज़रूर, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि पेपर सभी क्वेश्चंस को ढूंढ करके एक जगह बनाने में बहुत समय लगता है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।